गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन का एक नया चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्र पिछली क्लास में अपन ने सीखा था, कंपनी के द्वारा लिया गया एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन होता है और शोधन का तात्पर्य उस ऋण को वापस चुकाना। बहुत सिंपल तरीके से, जब कंपनी लोन लेती है पब्लिक से तो इश्यू ऑफ डिबेंचर, और जब पब्लिक के लोन को वापस चुका देती है, रीपेमेंट कर देती है, तो वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आज की इस क्लास में अपन ऋण पत्रों के शोधन यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टॉपिक में से जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड मेथड्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी ऋण पत्रों के शोधन की विधियां या रीतियां कौन कौन सी है। खासतौर से विद सेक्शन 71(4) कंपनी अधिनियम की धारा 71(4) के अंतर्गत क्या प्रावधान है और उन प्रावधानों का पालन किसी भी कंपनी को किस तरीके से करना है, ये सारी बातें अपन इस लेक्चर में कंप्लीट सीखने वाली हैं। तो इस पूरे लेक्चर को अटेंड करके नोट्स बनाना नहीं भूलें। आइए अपन बात करते हैं ऋण पत्रों का शोधन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले मीनिंग बहुत सिंपल से अर्थ क्या है कि कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्र वापस ले लेना और उनको रद्द कर देना एवं ऋण पत्रों की राशि ऋण पत्रधारी को लौटा देना ही शोधन करना कहलाता है। ऋण पत्रों का शोधन अर्थात ऋण पत्र वापस ले लेती है कंपनी, वापस लेकर के उनको रद्द कर देती हैं और उन ऋण पत्रों की राशि उस ऋण पत्र के धारक को वापस लौटा देती है, तो शोधन कहलाता है। शोधन के लिए एंट्री क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम जब डिवेंचर इश्यू करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं कि इश्यू करने पर कंपनी के पास राशि प्राप्त होती है, अमाउंट रिसीव होती है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। तो रिडम्पशन के समय पर राशि वापस लौटानी है, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से जब दूसरा खाता लोन लिया तो बैंक के साथ में दूसरा खाता आता है 2% डिबेंचर अकाउंट, यानी डिबेंचर इश्यू करते समय डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो जब ऋण पत्र वापस लेकर के कंपनी रद्द कर रही है तो रद्द करने के लिए इस अकाउंट, क्रेडिट वाले अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, अर्थात परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, बहुत सिंपल तरीके से एंट्री बन गई। रिडम्पशन जब भी करना हो तो केवल एक एंट्री है और वो एंट्री है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यदि ऋण पत्रों का शोधन सम मूल्य पर नहीं हो रहा है, अधिक मूल्य पर हो रहा है, तो डिबेंचर अकाउंट में तो सम मूल्य यानी अंकित मूल्य ही आएगा। ज्यादा मूल्य जो दे रहे हैं यहां पर डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और टू बैंक। यदि बट्टे पर शोधन हो रहा है तो बट्टे की राशि को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ और ऋण पत्रों के शोधन का लेखांकन यानी एंट्री, बस इतना ही काम है। अब जो ये चैप्टर बड़ा हो गया है, इसके कंसेप्ट काफ़ी जटिल हो गए हैं, उलझे हुए हैं। उसका कारण यह है कि ऋण पत्रों के शोधन करने की बहुत सारी विधियां हैं और उन विधियों के अनुसार भुगतान या शोधन की प्रविष्टि तो यही होती है, लेकिन भुगतान या शोधन के लिए कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और ऋण पत्रों के शोधन की विधि या तरीके को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ और कई सारी अकाउंटिंग एंट्रीज और अकाउंटिंग वर्क हमें करने होते हैं।
तो वो हमें समझने हैं। खास तौर से बात ये ध्यान रखनी है कि शोधन के लिए केवल यही एंट्री है, शोधन की बाकी अन्य व्यवस्थाओं के लिए अन्य प्रविष्टियां होती हैं जिनको अपन इस लेक्चर में सीख रहे हैं। तो आइए बात करते हैं ऋण पत्रों के शोधन की विधियां, रीतियां या प्रकार। कोई भी कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन यानी भुगतान करने के लिए चार में से किसी भी विधि या रीति को अपना सकती है। पहली रीति है एकमुश्त भुगतान। एकमुश्त भुगतान के अंतर्गत कंपनी के जितने भी ऋण पत्र इश्यू किए हुए हैं उन सभी ऋण पत्रों का एक साथ लमसम पेमेंट कर देती है। जैसे किसी कंपनी ने 50 लाख रुपए के ऋण पत्र इश्यू किए थे और एकमुश्त भुगतान करती है तो एक साथ एक ही बार में 50 लाख रुपए का वापस पेमेंट कर देती है। तो ये एकमुश्त भुगतान है। इसके विपरीत यहां पर आता है वार्षिक किस्तों द्वारा शोधन या वार्षिक आहरण अर्थात रिडम्पशन बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट और ड्रॉइंग एनुअल ड्रॉइंग। तो इस विधि में क्या होता है कि कंपनी एक साथ सारे ऋण पत्रों का भुगतान नहीं करती है, एक निश्चित राशि या कुछ निश्चित संख्या के ऋण पत्रों का भुगतान प्रत्येक वर्ष कर देती है। तो पहली विधि में कंपनी को एक साथ 50 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, जबकि दूसरी विधि में कंपनी 50 लाख रुपए का भुगतान एक साथ नहीं करती है, बल्कि जैसे 10-10 लाख रुपए का भुगतान करती है और आगामी 5 वर्षों में करती है, तो एक वर्ष में कंपनी को 10 लाख रुपए का ही भुगतान करना पड़ता है। ये वार्षिक किस्तों द्वारा शोधन कहलाता है। तीसरी विधि है खुले बाजार में क्रय करना। खुले बाजार में क्रय करने का मतलब यह है कि कंपनी ऋण पत्रधारी के पास डायरेक्ट नहीं जाती है, ओपन मार्केट में अपने डिबेंचर परचेज कर लेती है और डिबेंचर परचेज करके उनको रद्द भी कर सकती है और उनको अपने पास रख भी सकती है, उनको वापस री इशू भी कर सकती है। तो यहाँ पर रिडम्पशन के साथ साथ एक तरह से इन्वेस्टमेंट का भी तरीका होता है। और चौथी विधि है परिवर्तन, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, परिवर्तन यानी कन्वर्जन। तो ऋण पत्रों को कंपनी नए ऋण पत्रों में अथवा अपने अंशों में कन्वर्ट कर देती है। तो इस विधि में कैश पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी तीनों विधि में कैश पेमेंट होता है, कंपनी को चुकाना पड़ता है नगद में पैसा, जबकि चौथी विधि में नगद में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर चार प्रकार की विधियां ऋण पत्रों के शोधन के लिए कोई भी कंपनी अपना सकती है। इन चारों ही विधियों में, ये जो अपने सिंबल लिया है कि चारों ही विधियों में चाहे कोई सी भी विधि हो, शोधन दो तरह से हो सकता है। एक कहलाता है पूंजी में से शोधन, दूसरा कहलाता है लाभों में से शोधन। क्या होता है कि यदि कंपनी ने ऋण पत्र शोधन कोष, ऋण पत्र शोधन संचय, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR, D फॉर डिबेंचर, R फॉर रिडम्पशन, R फॉर रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यदि नहीं बनाया है तो ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से माना जाता है। और यदि कंपनी ने ऋण पत्र शोधन संचय यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना लिया है तो ये लाभों में से शोधन कहलाता है। देखिए, ध्यान रखना, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋण पत्रों के पूंजी में से शोधन का तात्पर्य क्या है या ऋण पत्रों के लाभों में से शोधन का तात्पर्य क्या है। तो केवल डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी DRR को याद रखना है कि कोई भी कंपनी यदि अपने ऋण पत्रों के शोधन के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाती है अथवा जितने ऋण पत्रों का शोधन करना है, जैसे 50 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करना है और कंपनी ने 10 लाख रुपए का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना रखा है, तो 10 लाख रुपए का जो शोधन हो रहा है वो लाभों में से शोधन कहलाएगा और बाकी के 40 लाख रुपए का जो शोधन हो रहा है वो पूंजी में से शोधन कहलाएगा। तो ये तो सामान्य बातें हो गई। अब अपन बात करते हैं कंपनी अधिनियम 2013 में ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित क्या प्रावधान है जिनकी पालना हर एक कंपनी को करनी होती है।
तो यहाँ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) 71(4) और सेबी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कंपनी को अपने ऋण पत्रों का शोधन करने से पहले निर्गमित ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का कम से कम 25% ऋण पत्र शोधन संचय में स्थानांतरित करना अनिवार्य है। क्या मतलब हुआ कि कोई भी कंपनी अपने संपूर्ण ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से नहीं कर सकती है। कम से कम 25% उसे DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में फंड ट्रांसफर, केवल ये फंड ट्रांसफर हो रहा है, शोधन की प्रविष्टि पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अच्छे से याद रखना है। तो कोई भी कंपनी अपने संपूर्ण ऋण पत्रों का लाभों में से शोधन कर सकती है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने संपूर्ण ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से नहीं कर सकती है, क्योंकि कम से कम जितने ऋण पत्र इश्यू किए हैं उनके 25% के बराबर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना अनिवार्य है। अब ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो बना रहे हैं 25%, किसका 25%? जिन ऋण पत्रों का शोधन होना है उनके नॉमिनल वैल्यू यानी अंकित मूल्य का हस्तांतरित करना। अब जब ट्रांसफर करेंगे तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? ये ट्रांसफर होगा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से या सरप्लस में से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उस नेट प्रॉफिट को ही सरप्लस एक तरह से कह रहे हैं। तो सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी कि हम रिजर्व बना रहे हैं और सारे के सारे रिजर्व क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं, तो हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। इसका तात्पर्य केवल एक बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट, कि कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी को 25% का रिजर्व बनाना अनिवार्य है, लेकिन भारतीय वित्तीय संस्थाएं, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एवं बैंकिंग कंपनीज को ये 25% फंड ट्रांसफर करना अनिवार्य नहीं है। इन दोनों प्रकार की कंपनियों के अलावा अन्य जितनी भी कंपनियां हैं उनको ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से करने का अधिकार नहीं है, अर्थात डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, अर्थात लाभों को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। एक और प्रावधान है, और वो प्रावधान है कि इसी प्रकार जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना रहे हैं उसी प्रकार आगामी वर्ष की 31 मार्च को शोधनीय ऋण पत्रों की राशि का कम से कम 15% प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक विनिर्दिष्टित प्रतिभूतियों में अथवा बॉन्ड में अथवा अनुसूचित बैंक में जमा करवाना होगा। यानी ये कैश ट्रांसफर की बात हो रही है। यहां पर ये जो हो रही थी ये लाभों का ट्रांसफर हो रहा है। प्रॉफिट का ट्रांसफर कितना करना है? 25%। बट बैंक से कितना ट्रांसफर करना है? 15%। ये दोनों अलग अलग प्रावधान है, दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट आ रहा है। लाभों का ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट आ रहा है DRR यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जबकि बैंक का ट्रांसफर किसमें हो रहा है? DRI यानी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ऋण पत्र शोधन विनियोग खाते में हमें ट्रांसफर करना है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझें तो किसी कंपनी को 1,000 रुपए वाले 5,000 10% ऋण पत्रों का शोधन सम मूल्य पर करना है, अर्थात कुल ऋण पत्रों का अंकित मूल्य हो गया 50 लाख। तो इस 50 लाख रुपए का शोधन करने के लिए
इसका 25% यानी 12,50,000 रुपये तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में होना चाहिए या ट्रांसफर करना पड़ेगा। और इस 50 लाख का 15% यानी 7,50,000 रुपये DRI यानी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होना चाहिए या डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब ये ट्रांसफर कैसे करेंगे कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में तो ट्रांसफर, ये तो है क्रेडिट वाला अकाउंट, जबकि ये है इन्वेस्टमेंट, ये है डेबिट वाला अकाउंट। तो क्रेडिट वाले अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जबकि डेबिट वाले अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बैंक डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक और खास बात ध्यान रखनी है कि शोधन के पश्चात जब शोधन का कार्य पूरा हो जाए तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है और उसको बंद करना पड़ता है। और शोधन के समय पर इन्वेस्टमेंट को बेच करके कंपनी रुपया प्राप्त कर लेती है, तब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये सारे के सारे जो लेखांकन या एंट्रीज अपन कर रहे हैं वो एंट्रीज करते हैं केवल कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने के लिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि किसी प्रश्न में ये सारी सूचनाएं या इनसे संबंधित कोई सूचना हमारे पास प्रश्न में नहीं है, तब भी हमें धारा 71(4) यानी सेक्शन 71(4) का हवाला देते हुए ये सारी की सारी एंट्रियां करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं एक छोटा सा। हमारे पास क्वेश्चन है कि साहा लिमिटेड ने, कंपनी का नाम साहा लिमिटेड ने 1/4/2008 को 100 रुपये वाले 30,000 12% ऋण पत्र श्रम मूल्य पर निर्गमित किए, जिनका शोधन 31/3/2018 को किया जाना है। 1 अप्रैल 2017 को ऋण पत्र शोधन संचय खाते में 5 लाख रुपए का शेष था। कंपनी ने आवश्यक राशि 30/4/2017 को सरकारी प्रतिभूतियों में जमा करवाई। देय तिथि पर विनियोगों से राशि प्राप्त कर ली गई और ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया। ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन से संबंधित प्रविष्टियां हमें करनी हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में देखिए कैसे हल करेंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कौन कौन सी एंट्रियां हैं यदि हम प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम प्रविष्टियां करते हैं। सबसे पहली जो एंट्री हम करेंगे वो 1 अप्रैल 2008 को 1 अप्रैल 2008 को कंपनी ऋण पत्र निर्गमित कर रही है। ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए 2 एंट्रियां बनानी पड़ेगी आपको। पहली एंट्री जो हम बनाएंगे वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी राशि आ जाएगी? 30,000 ऋण पत्र, एक ऋण पत्र 100 रुपये का तो 30 लाख रुपए। दूसरी एंट्री बना देंगे इसी 2008 अप्रैल के दिन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करने के लिए। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 30 लाख रुपए। तो ये दोनों एंट्रियां तो हमने कर दी ऋण पत्रों के निर्गमन के समय यानी 1 अप्रैल 2008 को। अब प्रश्न कह रहा है कि 30 अप्रैल 2017 को सरकारी प्रतिभूतियों में राशि जमा करवा दी गई। तो हमें याद रखना पड़ेगा सरकारी प्रतिभूतियों में राशि यानी इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें कुल ऋण पत्रों की राशि 30 लाख, ये 30 लाख थी। इस 30 लाख का 15% कम से कम करना पड़ेगा तो 4,50,000 रुपये ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बना देते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,50,000। ये दूसरी एंट्री 30 अप्रैल 2017 को। तीसरे प्रकार की एंट्री अब हमें करनी है सारी की सारी प्रविष्टियां ऋण पत्रों के शोधन के समय यानी 31/3/2018 को। 31/3/2018 की एंट्री देखिए। सबसे पहले ऋण पत्रों के शोधन की तिथि को सबसे पहले डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी ऋण पत्र शोधन संचय खाते का शेष देखना पड़ेगा। तो प्रश्न कह रहा है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का शेष होना कितना चाहिए कानून के अनुसार? 25% यानी 30 लाख का 25% 7,50,000 होना चाहिए। जबकि प्रश्नानुसार
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऋण पत्र शोधन संचय खाते का बैलेंस है केवल 5 लाख, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2,50,000 रुपए की कमी पड़ रही है। इस 2,50,000 रुपए को ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बन जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 2,50,000। याद रखना ये एंट्री और ये अमाउंट कहाँ से आई, अपने आप याद रख के करना है 25% वाले प्रावधान की सहायता से। तो सबसे पहले हमने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद विनियोगों को बेचने की एंट्री कर देते हैं। अब विनियोग कितने रुपए में बिके ये हमें प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन के नीचे हम सबसे लास्ट में नोट डाल देंगे कि सूचना के अभाव में यह माना गया है कि सरकारी प्रतिभूतियां सम मूल्य पर बेची गई है, अर्थात जितनी की प्रतिभूतियां थी उतने ही रुपए में बेची गई है। बेचने की एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और ये 4,50,000 रुपए का हमने विनियोग किया था, तो 4,50,000 रुपए में बेच दी। एक खास बात जो हमें ध्यान रखनी है कि सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जा रहा है, बैंक से पैसा जो जमा करवाया था वो निकाला जा रहा है, अथवा बॉन्ड को बेचा जा रहा है। इस बेचने की एंट्री में उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अकाउंट नहीं आएगा। इस बेचने की एंट्री में बॉन्ड का अकाउंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी अधिनियम के अनुसार हमें डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के नाम से अकाउंट रखना है, इसलिए डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के नाम से ही हम यहां पर प्रविष्टि करेंगे, एंट्री करेंगे। अगली एंट्री करते हैं 31 मार्च 2018 को ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए। देखिए ऋण पत्रों का शोधन बहुत वही एंट्री 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितने के ऋण पत्र थे उनका भुगतान कर दिया। और लास्ट एंट्री करनी है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो बना रखा है हमने 7,50,000 रुपए का, उसको ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो जब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हमने बनाया था तब हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट किया था। अब उस अकाउंट को बंद करना है, यानी उस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू जनरल रिजर्व अकाउंट 7,50,000 रुपए। इस तरीके से इस क्वेश्चन की ये सारी की सारी एंट्री हमने कर दी। देखिए काउंट करके देखिए कि कितनी एंट्री बन रही है। यहाँ पर 2 एंट्रियां ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए, तीसरी एंट्री सरकारी प्रतिभूतियों में जमा कराने के लिए 3 एंट्री, और चौथी एंट्री विनियोगों से राशि प्राप्त करने के लिए, पांचवी एंट्री ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए, छठी एंट्री डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए, सातवीं एंट्री बीच में जो अपन कर रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से 7 या 8 एंट्री यहाँ पर बन रही है पूरे प्रश्न से, जिसमें से अधिकतर एंट्री आपको कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को याद रखते हुए अपने आप बनानी है। प्रश्न में कोई सूचना इनके संबंध में नहीं है। यही इस चैप्टर की थोड़ी सी जटिलता है जिसको ढंग से समझना है। अगले लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं ऋण पत्र शोधन कोष यानी डिबेंचर सिंकिंग फंड की। लेकिन आज के लेक्चर में अपन इतनी ही बात करते हैं और आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग ध्यान से एक बार, 2 बार या 3 बार देख करके इस पूरे सेक्शन 71(4) की कंसेप्ट को समझिए, ऋण पत्रों के शोधन की विधियों को समझिए, और यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप वापस पूछ सकते हैं। धन्यवाद।